पहली बार बोल रहा हूँ आपके चैनल पे जी। गलत नहीं बोला जाए, शाहरुख खान के रईस फिल्म में था मैं। अच्छा। राहुल ढोलकिया ने ऑडिशन लेके बुलाया था, पहली बार बोल रहा हूँ। शाहरुख खान ग्रेट, राहुल ढोलकिया ग्रेट, तरण बजाज ग्रेट जिसने कास्टिंग किया। अच्छा। पर बात कह रहा हूँ, आज कह रहा हूँ, गया सेट पे शाहरुख खान सर जी ने बोला मैं शाहरुख खान, मैंने बोला मैं दुर्गेश कुमार। ठीक है, वो एक्टर है, मैं को एक्टर। सीन किया, 80 बार मुझसे रिहर्सल करवाया गया। 80 बार राहुल ढोलकिया बैठ, शायद कुछ वर्क नहीं किया गया होगा, हर पक्ष होता है, वर्क नहीं किया। मुझे बोल दिया गया आपको आना है, बाद में आइएगा। कट टू अनिल चटर्जी विस्लिंग वुड वाला वो रोल किया। अच्छा, कार मैकेनिक। हाँ, याद आ गया। ओके। 5 दिन बाद मुझे एक एनएसडीएम बोलता है कि तुम शाहरुख खान के सामने एक्टिंग करने से डर गए क्या? सब ग्रेट आदमी है, लेकिन समझ रहे हैं कितना गर्दन काट प्रतियोगिता है। हाँ, बाप रे। आपको बता दूं, जीविकोपार्जन के लिए सॉफ्ट पॉर्न वेब सीरीज भी करी है। उसके बाद पंचायत 2 आने वाली थी और मुझे कॉल आया कि आपका 20 दिन का काम है। लेकिन अब देखिए क्या होता है, सफलता भी जांचती है आपको, और मैं डिप्रेशन में चला गया। आज आपको सच्चाई बताता हूं कि पंचायत 2, रेड चिल्ली का भक्षक और आमिर खान प्रोडक्शन हाउस का लापता लेडीज मैंने डिप्रेशन में शूट किया हुआ है। देख रहा है विनोद, इंटरव्यू करेंगे, इसके नाम पे कॉफी पिला पिला के अंग्रेज बना दिए हैं जो स्टॉक वाले। अरे ले लो इंटरव्यू। मेरा नाम दुर्गेश कुमार है, मैं दरभंगा जिला बिहार से हूँ। मेरे गांव का नाम है मोतीपुर, और मैथिली बाजै छियै, और मैथिली में किछु नाटको सब केने छियै, मैलो रंग रेपेटरी साथे। शुरुआत एना भेलै कि 98 में एगो सिनेमा एलै सत्या। हमर दुनू बहिन आ भाईजी देखलखिन, हम नहीं देखलिए, हम बच्चे रहिए। भाईजी बोले कि एक अभिनय चीज होती है, एनएसडी एक संस्था है जो कि एक्टिंग सिखाती है, तुम जाना चाहोगे? मैंने बोला, बच्चा था, मैंने बोला ये सब समझ में नहीं आता, मुझे हिंदी से बीए करना है, बीएड करना है और टीचर बनना है। तो बोले ठीक है, अभी बच्चे हो, बाद में समझ में आएगा। फिर उसके बाद समय बीतता गया, अखबारों में खूब न्यूज़ आता था मनोज वाजपेयी जी के बारे में, हम लोग पढ़ते रहते थे, मेरी दोनों बहनें मुझे पढ़ाती रहती थी। होता ये था कि जैसे ही कोई आईएएस में टॉप करता था, एक साउथ इंडियन टॉप किया था, तो मेरा भाई वो कंपटीशन सक्सेस रिव्यू लेके आ जाता था, देख ये आईएएस में टॉप किया है, ये आईआईटी में टॉप किया है, ये बनेगा क्या? कोई कुछ करता था तो मेरी दोनों बहनें और भाई आ जाते थे कि ये टॉप किया है, ये बनेगा क्या? मैं कंफ्यूज था, मैं कुछ समझ नहीं रहा था। फिर मेरा भाई कैसे न कैसे करके यूपीएससी की तैयारी के लिए दिल्ली आ गए, और मैं भी +2 कर लिया था, तो आईआईटी का एग्जाम सेंटर मैंने दिल्ली दे दिया। तो 9 दिसंबर 2001 को मैंने आईआईटी का एग्ज़ाम देने के लिए दिल्ली आया। आईआईटी का एग्ज़ाम दिया, समझ गया कि मेरा होने वाला नहीं है, मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री एकदम पल्ला झाड़ था मेरा। तो 11 दिसंबर को मेरे भाई ने मंडी हाउस में एक ग्रुप चलता था, उद्देश्य थिएटर ग्रुप, उसके डायरेक्टर थे अजय कटारिया। वहाँ मेरे भाई ने ज्वाइन करा दिया कि देख तू दिन भर अपना जो करता है पढ़ाई लिखाई वो कर, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए थिएटर कर। मेरे भाई का नाम है डॉक्टर शिवशक्ति, जो केमिस्ट्री के अभी टीचर हैं दरभंगा जिला में। तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए उन्होंने बोला कि तू थिएटर कर। तो मैंने थिएटर शुरू किया। 50 दिन के वर्कशॉप में जब हमने 5-6 फरवरी 2002 को बीसी पॉल ऑडिटोरियम चित्तरंजन पार्क में शो किया, उसके बाद मुझे कुछ हुआ, मज़ा आने लगा। फिर मैंने बोला कि मैं क्या करूं। मेरे भाई ने बोला कि +2 के बाद ढूंढते हैं कहाँ है ट्रेनिंग सेंटर।
तो हमें पता चला श्री राम सेंटर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट एंड कल्चर करके एक संस्था है जहाँ 2 ईयर पार्ट टाइम एक्टिंग कोर्स होता है। तो 2002 का समय था, मैंने एग्ज़ाम दिया, फेल हो गया। भाई ने बोला क्या एक्टिंग करता है तू, फेल कैसे हो गया? मैंने बोला भाई जी हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फिर 1 साल मैंने काम किया, वो मेरा लो पॉइंट था। तो मैं और मेरा भाई नोएडा में एक स्कूल में पढ़ाते थे अपना जीविकोपार्जन के लिए, और घर से भी पैसा आता था। पिताजी प्रोफेसर हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन मेरे पिताजी ने होम लोन भी लिया हुआ था, तो वो थोड़ा स्कार्सिटी वाला टाइम चल रहा था। तो हम लोग अपना कमा भी रहे थे, सब कुछ अच्छा चल रहा था। फिर 2003 में SRC दिया, फिर फेल हो गया। तो उस समय निर्देशक थे मुश्ताक सर। वो बोलते थे क्यों आएगा यार, तू मैथ का स्टूडेंट है, इंजीनियरिंग कर, लाइफ बना, ये बहुत बहुत गंदा फील्ड है, इसमें कुछ नहीं होगा। वो मुझे यही बोलते थे। अभी उनका देहांत हो गया है, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। तो फिर 4 में मैंने दिया SRC और मेरा हो गया। और फिर 2 साल मैंने दिल लगा के एक्टिंग सीखी। इग्नू से मैंने ग्रेजुएशन किया हिंदी ऑनर्स में। फिर मैं 7 से 8 खूब दबा कर प्ले किया। उस समय मुझे एक निर्देशक मिले, राम गोपाल बजाज जी, मेरे प्रथम गुरु हैं वो। तो उन्होंने लैला मजनू करके एक नाटक किया जिसमें मुझे एक कैरेक्टर मिला। वो कैरेक्टर बहुत हिट हुआ। फिर उसके बाद मैंने 8 में NSD, FTI और BNA तीनों भरा। तो NSD दिया, NSD में हो गया। FTI का वर्कशॉप निकल गया, मतलब रिटेन निकल गया, वर्कशॉप तक ने मैं नहीं पहुंच पाया। और BNA तो मैं गया ही नहीं। तो 8 में मुझे NSD मिला। फिर दबा के मैं आपको NSD में भी सीखा। NSD के बाद मेरी छोटी बहन की शादी थी, तो उसमें मैं चला गया, तो मेरा कनेक्शन टूट गया। फिर मैं आवाराओं की तरह घूमता रहा मंडी हाउस में। फिर एक दिन मुझे दानी सिकवाल सर का फ़ोन आया। वो NSD के टीचर हैं, अभी महारानी में बहुत अच्छा काम किया उन्होंने बोला दुर्गेश एक प्ले बन रहा है, क्या तुम करोगे? मैंने बोला जरूर सर। तो भानु भारती जी एक प्ले करते हैं तमाशा न हुआ, तो उसमें उन्होंने मुझे एक छोटा सा कैरेक्टर दिलवाया। हमने उसके 10-12 शोज किए। 10-12 शोज करने के बाद फिर मैंने NSD रेपेट्री भरा। NSD रेपेट्री भी मुझे मिल गया 6 साल के लिए, परमानेंट बी ग्रेट आर्टिस्ट। मैं वहाँ पे 1 साल दबा के पैसे कमाए। 25,450 रुपया महीने का मिलता था हमको। मेरा दोस्त है आकाश डब्बास, जो मुकेश छाबड़ा कास्टिंग कंपनी में काम करते हैं। उन्होंने मुझे बुलाया एक ऑडिशन के लिए, वहाँ मैंने ऑडिशन दिया। वो PK फिल्म का ऑडिशन था। तो बोला तेरा PK में तो नहीं हुआ है, पर इम्तियाज़ अली एक फिल्म बना रहे हैं, उसमें तेरा हो गया। तो मैं बोला ठीक है, अच्छी बात है। मैंने 45 दिन जाकर शूट किया, पूरा बाय रोड गुड़गांव से लेके जम्मू कश्मीर तक शूट किया। उस 45 दिन में मैं रेपेट्री से छुट्टी ले लिया था। फिर रेपेट्री का एक अपना नियम है, उस नियम के तहत मुझे निकाल दिया गया। मुझे बहुत दुख हुआ कि मैं इतना थिएटर किया, मुझे क्यों निकाल दिया गया, पता नहीं भगवान क्या सोच रहे थे। उसके बाद मैं मुंबई आ गया। देखिए मैं 8 से 11 जब NSD में ट्रेनिंग लिया, उसके बाद मेरा यही सपना था कि मैं NSD रेपेट्री में 6 साल काम करूं। NSD रेपेट्री एक ऐसा NSD का विंग है जहां आप एक सरकारी नौकरी के तौर पर एक्टर हायर किए जाते हैं और आपको महीने की तनख्वाह मिलती है। मैं वर्तमान के सभी अभिनय के रुचि रखने वाले लोगों से बोलना चाहता हूं, अगर आप अच्छे अभिनेता बनना चाहते हैं तो 3 साल अभिनय की ट्रेनिंग और उसके बाद 6 साल अभिनय से पैसा कमाने की ट्रेनिंग ये जरूर करें। 9 साल की ट्रेनिंग अगर आप कर लेंगे तो आप जीवन में कभी हताश नहीं होंगे, जो कि मैंने भी किया। एक प्रयास में नहीं, दूसरे प्रयास में सफल हुआ। तो NSD रेपेट्री वो विंग है जहां आपको अभी तो 50,000 60,000 मिलता है, पर हमारे समय में 12 से लेके 13 तक मैं रहा, उसमें 24,450 रुपये महीने के मिलते थे, जो कि एक एक्टर के लिए बहुत पैसा होता है। उसके बाद मुझे हाईवे मिल गई, मुझे रेपेट्री से निकाल दिया गया। मुझे बहुत ही दुख हुआ, वो मेरा लो पॉइंट था। बहुत मतलब बेचैन हो जाता है कि आपके पास पैसे भी हैं, आपने फिल्म भी कर लिया, लेकिन आप सेटिस्फाइड नहीं है। फिर मैं 7 नवंबर 2013 को
मुंबई आ गया। मुंबई का वही चक्कर। मेरा एक बैचमेट है सुकांत रे, कोलकाता का है, एनएसडी का, बहुत अच्छा एक्टर, मुझसे अच्छा एक्टर है वो, हमारे बैच में सबसे अच्छा एक्टर है वो, आज भी मानता हूँ मैं। लेकिन वो दौड़ता नहीं है। मैंने क्या किया, दौड़ना शुरू किया, दौड़ना शुरू किया। उसके बाद मुझे फ्रीकी अली मिली, फिर सुल्तान मिली, एक एक सीन, दो दो सीन करता रहा। मैंने आपको बता दूं, जीविकोपार्जन के लिए सॉफ्ट पॉर्न वेब सीरीज भी करी है, बालाजी की वर्जिन भास्कर, सीजन 1 सीजन 2 देख सकते हैं आप। तो मैं अभिनय के बिना नहीं रह सकता, उसमें कुछ भी हो मैं अपनी जान लगा देता हूँ। मैं निर्देशक प्रोड्यूसर का जो पैसा लगता है मैं उसूल के दिलवा देता हूँ, इतना मुझे आत्मविश्वास अपने ऊपर जरूर है। फिर वो हुआ तो पहला एक भरत झा करके कास्टिंग डायरेक्टर है, उन्होंने मुझे बुलाया कि दुर्गेश 1-2 सीन का ही कैरेक्टर है, आओ जरा ऑडिशन दे दो। तो उसके निर्देशक हैं आशीष आर शुक्ला, जो कि अब मेरे गॉडफादर जैसे हैं। उन्होंने एक फिल्म बनाई संजय मिश्रा को लेके, बहुत हुआ सम्मान, जिसमें मैंने पाब्लो यादव का कैरेक्टर हिट किया, जो कि बहुत हिट हुआ, उसके बहुत सारे सीन वायरल हुए। उसके बाद फिर मैं धीरे धीरे काम करता रहा। फिर मैंने जार प्रोडक्शन हाउस के साथ सिंपल मर्डर किया, जिसमें शंकर नाम के वेटर का रोल किया, वो भी वायरल हुआ। तो हुआ ये कि 13 से लेके लगभग 20-22 तक ऐसा हुआ कि मैं करना चाहता था। कास्टिंग डायरेक्टर भी समझते थे पोटेंशियल है, पर मैंने बड़े बड़े रोल के ऑडिशन दिए, पर वो क्रैक नहीं हो रहे थे। प्रोडक्शन हाउस नहीं समझ पा रहा था या प्रोड्यूसर नहीं समझ पा रहे थे, वो भरोसा नहीं जीत पा रहा था। इस बीच मैंने थिएटर भी किया। फिर लॉकडाउन चला। लॉकडाउन में एक्चुअली मेरे पास बहुत सारे काम आए। लॉकडाउन में मुझे आशीष आर शुक्ला जैसे निर्देशक मिले, मेरे गॉडफादर। मुझे पुलकित जैसा निर्देशक मिला। आपको बता दूं, पुलकित जी हंसल मेहता के बहुत बड़े एडी रहे हैं, और उनकी पहला काम था बोस, द फॉरगेटन हीरो बोस, अल्टवाला जी के लिए। उनके साथ मैंने 3 काम किया है, और आशीष आर शुक्ला जी के साथ मैंने 4 काम किया है। तो मैं इन 2 निर्देशकों को मानता हूं कि ये मुझे भविष्य में अच्छे रोल भी देंगे, और इन्होंने दिया भी है। तो लॉकडाउन में मेरा काम अच्छा चला, मैं फ्रस्ट्रेटेड नहीं हुआ, मेरे पास खाने पीने के पैसे आ रहे थे, लेकिन वो लूप मैं क्रैक नहीं कर पा रहा था कि मैं तोड़ दूं, मेरे को काम प्रॉपर मिलने लगे। तो फिर मुझे एक दिन ऑडिशन कॉल आया कास्टिंग बे से, जो नवनीत रांगा उसने फोन किया था। तो उसने बोला एक सीन है दुर्गेश भाई, करेंगे? मैंने बोला हाँ करेंगे। तो फोटोग्राफर का कैरेक्टर है। मैं बोला करेंगे। जाके ऑडिशन दिया, 2-3 टेक में हो गया। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे पंचायत सीजन 1 का एक सीन दिया, और वो सीन था, ये क्या लिखवा रहे हैं सचिव जी, ये सब क्या है? तो नहीं सरकारी काम है। अरे क्या सरकारी काम है? 2 बच्चे हैं, मीठी खीर, उससे ज्यादा बवासीर? हमारा पिंटू बवासीर है? पापा हम बवासीर हैं। अरे बवासीर मतलब होता है लेमन जूस बेटा। तो ये वाला सीन मेरा वायरल हुआ। उसी बीच क्या हुआ कि मेरे आर्थिक कोई दिक्कत नहीं, पारिवारिक कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत देखिए फिर भगवान कहाँ से देता है। ये चैलेंजेज है, ये लाइफ है, ये समझना पड़ेगा आपको कि अगर आप शारीरिक रूप से स्ट्रांग हैं तो भगवान आपके दिमाग पर चोट करेगा, और अगर आप दिमाग से मजबूत हैं तो भगवान आपके शरीर पे चोट करेगा। लेकिन भगवान चोट करेगा ही करेगा, लेकिन भगवान चोट कर रहा है यानी आप भगवान के बंदे हैं, ये ध्यान कर लीजिए। तो मैं पूरे 140 करोड़ आबादी वाले इस देश को बताना चाह रहा हूं, अगर आप दिक्कत में हैं तो भगवान के आदमी हैं, अगर आप खुशी में हैं तो आप भगवान के आदमी नहीं हैं। इसीलिए जो आदमी दिक्कत में है वो भगवान का आदमी है, वो दिक्कत टलेगा और आप एक सुख वाली जिंदगी जिएगा। तो उसके बाद भेले है ना कि अचानक बाबूजी के डायबिटीज बढ़ गए, आ डायबिटीज बढ़ला के बाद उनका ब्रेन हेमरेज भ गए। ब्रेन हेमरेज भ गए तो हम फ्लाइट लऽ के पहुँचलूँ दरभंगा।
आप दरभंगा में एयरपोर्ट भ गए हो, घर पहुँच लूँ, हमारा मन नहीं लगा। इधर से कॉल आ रहा था कि पंचायत 2 करना है, पंचायत 2 करना है, भक्षक करना है, लापता लेडीज़ करना है। लापता लेडीज़ का तो ये हो गया कि मैं घर गया, भक्षक मैंने दरभंगा से शूट किया हुआ है, ट्रेन से आता था लखनऊ, शूट करके चला जाता था, माँ की गोद में सो जाता था। ट्रेन से आता था लखनऊ, शूट करता था, माँ की गोद में जाके सो जाता था। तो मैं परिवार से बहुत जुड़ा हुआ आदमी हूँ। तो उसके बाद भेले ना कि हम कहलिए लापता लेडीज नहीं करब भाईजी, हम लापता लेडीज नहीं कह पारब, बाबूजी बीमार छथिन, हम घरे पर रहो। भाईजी कहलखिन कि आमिर खान प्रोडक्शन हाउस छिए बौआ, एना काज नहीं भेटै छै, जाके करू, हम छी, हम बाबूजी के देखते रहबे। उसके बाद मैं आपको लापता लेडीज के शूट पे आया, वही सीहोर गांव, और उसके बाद मड में शूट हुआ और मैंने अच्छे से शूट किया। फिर मैं उसके बाद 6 महीने के लिए घर चला गया। उसके बाद फिर पुलकित सर, जो मेरे ज्योत्सना मैम और पुलकित सर, उन हस्बैंड वाइफ हैं, ये मेरे गॉड पेरेंट्स हैं फिल्म इंडस्ट्री में। तो ये लोगों ने मुझे फिर दूसरी फिल्में कर रहे थे, उनका नाम नहीं लूँगा अभी, उसके लिए बुलाया। मैंने उनके साथ 3 काम किया हुआ है। अभी मैंने गैंग्स ऑफ गाजियाबाद करके एक वेब सीरीज सुमन टॉकीज से शूट की है, और उसके बाद पंचायत 3 1 दिन, सेकेंड सीजन 20 दिन और थर्ड सीजन 28 दिन शूट किया है। और इस बार मैं डिप्रेशन में नहीं था, अपने डॉक्टर से मैं मुलाकात कर चुका हूँ, दवाई ले रहा हूँ और मैं बहुत स्वस्थ फील कर रहा हूँ। मैंने 12 मार्च को सिगरेट भी छोड़ दिया हुआ है, निकोटिक्स खाता हूँ। तो ये बात है। और बहुत प्रेजेंट में कहूँ तो अमेजॉन की एक वेब सीरीज़ के लिए शॉर्ट लिस्टेड हो गया हूँ, और रजत कपूर जी एक रशियन नॉवेल पर प्ले बना रहे हैं, उसमें भी शॉर्ट लिस्टेड हो चुका हूँ। जैसे कि मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि मैंने हाईवे से लेकर, जो 21 फरवरी 2014 को रिलीज हुई, और लापता लेडीज जो अभी 1 मार्च को वो रिलीज हुई 2024 में। तो इस 10 साल में मैंने बहुत छोटे बड़े काम किए, पर पंचायत 2 से लोगों ने मुझे रजिस्टर्ड करना शुरू किया। तो भूषण के कैरेक्टर से बनराकस जो था, देख रहा है विनोद, जो बहुत वायरल हुआ। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि काम करते रहना चाहिए, 1 सीन 2 सीन 3 सीन 4 सीन करते रहना चाहिए, कहीं ना कहीं जाके आपको वो फेम मिलता है। और मैं इसको अचीवमेंट नहीं मानता। मुंबई में जिस तरह ऑटो वाले रिक्शा चलाकर पैसा कमाते हैं, एक्टिंग भी वही काम है। मैं भी एक्टिंग रोजी रोटी के लिए बॉम्बे आया था। मैं स्टार बनना, ये करना, ये सब मेरी कोई भी वो लालच नहीं है। मैं एक अभिनेता के रूप में काम करता हूँ क्योंकि मैंने ट्रेनिंग की हुई है बस, और उससे पैसा मिलता है जिससे मेरा रोजगार चलता है, इससे ज़्यादा मेरा कुछ नहीं। और ओवरऑल जे हम अपन गप कह चाहे छी, जे हम अपन जिंदगी से यह सीखलूँ हँ एखन तक कि मेहनत मेहनत और मेहनत। आ दोसर गप, किताब से दोस्ती करू, लोग से बेसी किताब अहाँके दिमाग खोलै छै। आ हम किताब बहुत पढ़ै छी, तऽ अहाँ सब लोकनिक हम इएह कहऽ चाहै छी कि हे बौआ, हम जहन पहुँच सकै छी तऽ अहूँ सब पहुँच सकै छी। दरभंगा जिला मोतीपुर गांव अलीनगर विधानसभा क्षेत्र सँ हम छी, तऽ हम एतऽ आबि सकै छी तऽ किओ आबि सकैए अगर वो मेहनत करए, भगवान पर विश्वास करए, और अपन माता पिता भाईजी बहिन सबके सेहो आदर करैत अहाँ किछु अचीव कर सकै छी। तो आप लोग बहुत उत्सुक होंगे पंचायत 3 को लेकर, अभी बहुत बज बना हुआ है, तो थोड़ा बताने को मना भी किया है टीम ने, लेकिन मैं आपको बता भी दे रहा हूँ कि पंचायत 3 में मैंने 28 दिन का काम किया है, और इस बार मैं कितना कनिंग हूँ ये भी बताऊंगा। और अभी माहौल बहुत गरमाया हुआ है। पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने एक बार कहा था कि भारत कोई जमीन का टुकड़ा नहीं है बल्कि जीता जागता राष्ट्र पुरुष है।
इसी राष्ट्रपुरुष की जो आत्मा है वो बसी हुई है यहां मौजूद कई लाखों गांवों में, जिनको मजबूत करने के लिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने 1960 के दशक में राजस्थान के नागौर से पंचायती राज की शुरुआत करी थी। आज कई दशकों के बाद इसी पंचायत को ओटीटी के माध्यम से हम सबके बीच में एक आवाज लेकर आई है, आवाज जो भारत इस देश के गवईपन में डूबी हुई है, आवाज भारत की, आवाज पंचायत की। देवियों सज्जनों, जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए आपके, हमारे, हम सबके बनराकस श्री दुर्गेश कुमार का। देख रहा है विनोद। स्वागत है आपका सर, स्वागत है। धन्यवाद। कैसी सफर की शुरुआत हुई? दरभंगा, बिहार, मुंबई, बनराकस, एक लंबी कहानी चंद शब्दों में नहीं समेटी जा सकती है। सर बात यह है कि आर्ट जो है वो बचपन से आदमी के अंदर होता है। कोई परिवार उसको सपोर्ट करता है, कोई परिवार बोलता है डॉक्टर इंजीनियर बनो। तो मैं भी इंजीनियरिंग की तैयारी करने के लिए दिल्ली आया था, पर मेरे बड़े भाई ने मुझे आदेश दिया कि आपको थिएटर भी करते रहना चाहिए, क्योंकि उससे व्यक्तित्व का विकास होता है। अभी पूरे विश्व की यही बात है कि व्यक्तित्व का विकास होगा तो हम सही निर्णय ले पाएंगे। तो हमने इससे प्रभावित होकर थिएटर ज्वाइन किया और 98 में एक फिल्म आई थी सत्या, जो एक नए तरह के फिल्म को दिखाया था। उसमें भीखू मात्रे जी का कैरेक्टर बहुत फेमस हुआ था, उससे हमारा परिवार काफ़ी प्रभावित था। तो उन्होंने कहा कि दुर्गेश जी, मनोज वाजपेयी जी के बहुत इंटरव्यू आ रहे थे, तो उसमें कहा गया कि दुर्गेश जी आप एनएसडी कीजिए, ये भी एक रोजगार का नया माध्यम है। और मैं एनएसडी की तैयारी करने लगा। पहले श्री राम सेंटर, फिर एनएसडी, वहाँ से 1 साल का रिसर्च वर्क, फिर वहाँ की रेपेटरी कंपनी। ये सब बोलना इतना आसान है, पर इन सब को पाने में बहुत बार मैं असफल भी हुआ। तो मैं युवाओं को यही कहता हूँ, प्लीज सेलिब्रेट योर फेल ऑल्सो। जितना आप अपने फेल को सेलिब्रेट करेंगे, सफलता के नज़दीक पहुँचेंगे। दुर्गेश, एक सवाल बिल्कुल बनता है, ये जितने भी युवा आपको टेलीविजन के माध्यम से देख रहे होंगे, जो देश की एक बड़ी जनसंख्या, जो शायद अंग्रेजी में जिसका हाथ बड़ा तंग होगा, जो गांवों से आती है, जिसको मुंबई, दिल्ली या इन बड़े शहरों में काम करना है। आपने चूंकि हिंदी बोलने वाले प्रदेश से आते हैं, आपकी मेरे ख्याल से हिंदी उतनी ज़्यादा उत्कृष्ट है उसमें। तो मैं जानना चाहता हूं कि इन बच्चों को, इस युवा पीढ़ी को कैसे आप जोड़ेंगे कि वो जो एक दिमाग में डर होता है कि अगर आपको अंग्रेजी नहीं आती तो कुछ नहीं आती, आपका कुछ नहीं हो पाएगा, कैसे इसको करेंगे आप? मेरा ये मानना है कि इंग्लिश एक पढ़ाई है, योग्यता नहीं है। ये आपको आता है, ये अच्छी बात है। नहीं आता है तो ऐसा नहीं है कि आप कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं हिंदी साहित्य का विद्यार्थी रहा हूँ इग्नू से, तो मैं ये मानता हूँ कि मैं उतनी अंग्रेजी जरूर जानता हूं जिससे मैं एन एक्टर प्रिपेयर्स पढ़ के समझ लूं। जो मेन ग्रंथ है आपको अभिनय का, वो मैं इंग्लिश में ही पढ़ता हूं, वो मैं समझ लेता हूं। माई लाइफ इन आर्ट, कॉन्स्टेंटीन स्टेनिस्लैवस्की, प्लीज वो ऑटोबायोग्राफी जरूर पढ़ें। उससे आपके लाइफ में पता चलेगा कि अभिनय ट्रेनिंग की शुरुआत कैसे हुई। तो वो सब मैं इंग्लिश में पढ़ता हूँ, लेकिन मैं अब अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए अंग्रेजी बोलने लगूं, ये तो मुझसे नहीं होगा। कृपया वो आप भी न करें, क्योंकि हम हिंद राष्ट्र में रहते हैं और हमें यहाँ हिंदी को प्राथमिकता देनी चाहिए। तो जब आपकी पंचायत आई, लोगों के बीच में फेमस हो गए, अचानक से फेम आया, तो लोगों ने तो सोच लिया अब तो बंगला, गाड़ी सब मौजूद हो। तस्वीर कुछ ऐसी थी या बदली हुई थी पंचायत के बाद? सर, मैं बहुत ही यथार्थवादी इंसान हूँ, यथार्थ में रहता हूँ।
हमारे गुरु रविदास यही कहते हैं, यथार्थ जो है वो एक जीवन शैली है, उसको अपने जीवन में लाओ। तो मैं आपको बताऊं, सपने उतने ही देखें जो आप पूरे कर पाएं, सपना अपने औकात से बाहर भी न देखें। तो अगर इसमें चलिएगा तो आपका जीवन बहुत सफल रहेगा। अरे भाई, दुकान पे जाके चाय भी तो पीनी है, छोले भटूरे भी तो खाने हैं, उसमें भी तो जीवन है। तो भाई वो कौन एंजॉय करेगा? तभी तो हम खुशहाल रहेंगे। तो इसलिए अपने योग्यता के अनुसार, मुझे पता लग गया था कि मैं इंजीनियरिंग नहीं कर सकता, तो मैं वो छोड़ दिया, मैं चला गया हिंदी साहित्य की ओर। हिंदी साहित्य से इंटरेस्ट जरा अभिनय करने लगा। तो मेरा यही कहने का मतलब है कि प्लीज अपनी योग्यता को जरूर जानो। योग्यता को, ये जितने भी योग्य लोग आपके सामने बैठे हुए हैं या जो देख रहे हैं, ये आगे जाएंगे, ये सब देश का भविष्य कहलाते हैं। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाएंगे, और कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एक वर्ड बड़ा कॉमन है, मीटिंग मीटिंग। कीजिए मीटिंग मीटिंग, खेलिए मीटिंग मीटिंग, ऑल मीटिंग। पंचायत के बाद, चूंकि मैं पंचायत ही आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा करियर का मैं मानता हूं ब्रेक, या अमूमन लोग यही मानते हैं, बदलाव क्या हुआ आपको? क्या बड़े प्रोड्यूसर्स की लाइन लग गई, डायरेक्टर्स फोन करने लगे, या शायद ये लोगों के बीच में सिर्फ भ्रांति है? ऐसा कुछ नहीं हुआ। हुआ क्या आपके साथ? यथार्थ में यही हुआ सर कि मेरे पास काम अच्छे आने लगे। कोई काम की लाइन नहीं लगी, कोई ब्लैंक चेक नहीं दिया मुझे। मैं ऑडिशन देता हूं, आज भी 2 ऑडिशन दिया हूं। मैं ये कहना चाहूंगा, यथार्थ में रहता हूं मैं, कि 4 दिन का काम, 3 दिन का काम, 1 कैरेक्टर, 2 कैरेक्टर, इस तरह से अपना जीवन चल रहा है। मैं आपको बता दूं कि मैं यारी रोड में एक छोटा सा घर खरीद लिया हूं। रूम रेंट की चिंता नहीं है, पानी पी के भी स्ट्रगल कर लूंगा। धन्यवाद। तो अब फिलहाल आप लोगों की, आप इस अधिकतर लोग जो यहाँ बैठे हैं या जो देख रहे हैं, वो यकीनन तौर पे जानते होंगे, अभी एक फिल्म आई थी लापता लेडीज। इस फिल्म को अभी ऑस्कर में आधिकारिक तौर पर एंट्री मिली है, उसमें भी इनका एक रोल है। थोड़ा बताइए उसके रोल में बारे में। आपने मना कर दिया था फिल्म को? जी, मेरा कहने का ये मतलब था, मेरे पिताजी को ब्रेन हेमरेज हो गया था, तो मुझे थोड़ा सा डिप्रेशन हो गया था कि अब बाबूजी नहीं रहेंगे। आप कल्पना करने लगते हैं। तो मैं घर चला गया था 6 महीने के लिए उनकी सेवा के लिए। तो मुझे कॉल आया कि आपका हो गया है। तो मैंने बोला कि मैं नहीं करूँगा। मेरे भाई ने मुझे, हम लोग मैथिल ब्राह्मण हैं, तो मैथिली में कहा, नहीं बउआ, आमिर खान का प्रोडक्शन हाउस में एना काज नहीं भेटै छै, अहाँ की काज करबाक चाही। हम अहाँ के कहै छी करू, बाबूजी का ध्यान हम राख ले। ये बोले, मतलब बाबूजी का ध्यान मैं रख लूँगा, आप ये फिल्म कीजिए। तो उनके कहने पर मैंने वो फिल्म की, और आज देखिए वो ऑफिशियल एंट्री है ऑस्कर के लिए। तो जब आपके पास खबर आई कि लापता लेडीज की आधिकारिक तौर पे एंट्री हुई है ऑस्कर में, पहला इंप्रेशन क्या था? कुछ याद आया कि जहां से यात्रा शुरू हुई थी वहां पहुंचे, या पहुंचे कहां पे? सर एक्चुअली में आदमी बोलता है ना कि मुझे यहाँ पहुँचना है, मुझे कहीं नहीं पहुँचना है। मुझे ये यात्रा अच्छी लगती है। मैं अभिनय की किताब पढ़ता हूँ, मैं जमीला चाय की दुकान पे चाय पीता हूँ। मेरा जीवन चल रहा है और अच्छा चल रहा है। एक दिन छोले भटूरे खाता हूँ, एक दिन थोड़ा चिकन बना के खा लेता हूँ। ये सब चल रहा है। जेब में पैसे हैं, अकाउंट में पैसे हैं, छोटा सा घर है, बहुत सामान्य आदमी हूँ और अच्छा जीवन चल रहा है। मैं यही सोचता हूँ। ऑस्कर में गई बड़ी बात। किरण राव जी को, आमिर खान प्रोडक्शन हाउस को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मुझे भी मौका दिया। अब अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे हमारे काम को देखा जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले दिन मैं फिर ऑडिशन की लाइन में आपको मिलूंगा। ये एक जरूर मैं जानने की कोशिश करूंगा। देखिए, ये जो लोग देख रहे हैं, जितने भी लोगों ने आप लोगों को, आपको पहचाना होगा जब आपकी एंट्री होगी, तो आपको यकीनन तौर पे आपकी पहचान है। ये जो प्रोसेस होता है पहचान बनाने का, वो कितना मुश्किल होता है? क्योंकि उसमें कई बार ऐसे क्षण होते हैं जब आपकी हिम्मत टूट जाती है, आपका कोई फिल्मी बैकग्राउंड नहीं रहा है,
तो कोई सहारा नहीं होता है, बॉलीवुड और ये फिल्म इंडस्ट्री की हम बात करें मोटे तौर पे, तो एक पॉइंट आता है जब सोचा होता है छोड़ो, चलते हैं घर, चलते हैं अपना ही काम करते हैं, यहाँ तो कुछ नहीं हो पाएगा। क्योंकि ये जितने भी है ना, इनकी जिंदगी में एक क्षण आएगा, तो जब वो क्षण आए तब आपकी बात को याद रखें ये सब। देखिए सर, मैं एक ही चीज बोलता हूं, ईश्वर है, मैं मानता हूं, मैंने देखा है उनको, मतलब अपने जीवन के अनुभव से मैं कहता हूं। मैं आपको बताऊं, एक बच्चा जो कुछ नहीं कर सकता, समाज ने नकार दिया जिसको, वो आज आपके सामने बैठा है, इसका मतलब वो ईश्वर है, तभी तो बैठा है यहाँ पर। तो मैं ये कहना चाहता हूं, सबसे मुश्किल समय याद रखिए, वो भी चला जाएगा, सबसे अच्छा समय याद रखिए, वो भी चला जाएगा। आप जो करने आए थे 2001 में जब मैंने पहला नाटक किया था, तो मैंने नहीं सोचा था कि OTT आएगा, मैंने नहीं सोचा था कि पंचायत जैसी वेब सीरीज बनेगी, मैंने नहीं सोचा था कि लापता लेडीज ऑस्कर के लिए जाएगी। मैं अपना कर्म करता गया, ईश्वर मेरे साथ रहा और हम अपनी यात्रा पर निकल रहे हैं। आपने ऑडिशन दिए होंगे कई बार लोगों से मिलते होंगे, पार्टीज में मिलते होंगे, सामाजिक तौर पे मिलते होंगे, कॉम्प्लीमेंट बहुत मिलते होंगे आपको। अब ये बताइए, सबसे बड़ा कमेंट, तंज, व्यंग, चाहे वो ऑडिशन के सेट पर हो, चाहे आपके काम करने वाले में से किसी ने कहा हो, जो आमतौर पे कोई सुने तो शायद वो हिम्मत छोड़ दे, लेकिन आपने नहीं छोड़ी, आपने उसको ओवरकम किया। वो सबसे खराब कमेंट कौन सा था जिससे आपने ओवरकम किया और उसको अपने दिमाग पे हावी नहीं होने दिया? देखिए, प्रशंसा भी दिमाग में हावी होती है और कोई आपकी आलोचना करे वो भी दिमाग में हावी होती है। मैं कुछ नहीं हावी होने देता। पूरा अंधेरी वेस्ट में मैं कहीं भी जाता हूं, लोग पीछे से एक ही चीज बोलते हैं, ए चट्टा, सचिव जी को परेशान काहे करता है रे, यही बोलता है मेरे। तो अब इससे मैं परेशान हूं। इसमें भी ह्यूमर है कि एज ए दुर्गेश तो वो मुझे नहीं जानना, पर एज ए बनराकस वो मुझे जान रहा है, तो बस मैं इसको भी इंजॉय करता हूं। तो किसी बॉलीवुड का, या मैं कहूं फिल्म इंडस्ट्री का, बॉलीवुड तो शब्द गलत होगा, जो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री है, कोई भी फिल्म इंडस्ट्री भारत में जो मौजूद है, गांवों को और गांवों के परिदृश्य को दिखाने में कितना बदलाव आया है? अगर मैं 10 साल पहले होता या 20 साल पहले होता, तो जिस तरह से चित्रित किया जाता था छोटे शहरों को और या गांवों को, और आज जो दिखाया जा रहा है, बदलाव कितना आया है? और ये बदलाव सही है या गलत है? देखिए, बदलाव तो बहुत सही की ओर जा रहा है, और बदलाव सही या गलत नहीं होता, हम आईना है। कबीर का एक दोहा याद कीजिए, मैं बोलना चाहूंगा, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुहाए। अर्थात हम कलाकार अपने समाज के लिए निंदक हैं। हम आपको आईना दिखाएंगे कि देखिए आपके समाज में ये हो रहा है। DD1 का जमाना याद कीजिए, मालगुडी डेज आता था, और आज का जमाना याद कीजिए, पंचायत आ रहा है। तो गांव में बदलाव हुआ है, जिस जिस स्तर पर बदलाव हुआ। मैं जिस गांव में शूट करता हूं, पहला सीजन किया था वहां कच्चा सड़क था, दूसरा सीजन किया वहां ईंटे का सड़क बन गया, और तीसरे सीजन में गया तो वहां पिच बना हुआ था। अब बताइए, गांव तो ग्रो कर रहा है भाई। ग्रास रूट लेवल पे कौन कौन काम कर रहा है, वही समझ रहा है देश कहां जा रहा है या नहीं जा रहा। तो फिर ये जो सीजन 1, सीजन 2, सीजन 3, आप मूलतः धनबाद, दरभंगा से है। तो दरभंगा में कौन सा गांव है आपका? मोतीपुर गांव। तो इन 3 सीजन में आपके गांव में क्या बदलाव आया और आपको लेकर क्या बदलाव आया? जी, मैं ईमानदारी से कहूं, हमारे गांव में कोई बदलाव नहीं आया। हम उनके लिए वही दुर्गेशवा हैं, हम उनके लिए वही प्रोफेसर के बेटा हैं जो बर्बाद हो गया। तो लोग मुझे मान रहे हैं कि मैं बर्बाद हो गया। अच्छा, ये बताइए कि हम जब फिल्म इंडस्ट्री की बात करते हैं तो खान्स की बात होती है, कपूर्स की बात होती है। आपके नाम के पीछे तो न कपूर है न खान है। मेरे नाम के पीछे कुमार है। आप कुमार से। तो ये जो जर्नी होती है,
बिना खान्स के या बिना, एक माना जाता है ना, एक रूढ़िवादी तरीके से सोचा जाता है कि आप एक पर्टिकुलर लीग से आते हैं। कई बार बात होती है, आपकी ही इंडस्ट्री की कई महिला अभिनेत्री हैं, एक बड़ी मशहूर, उन्होंने तो काफी आवाज बुलंद भी करी है, जिसको नेपोटिज्म कहा जाता है। आपने कभी फेस किया, आपको लगा कि ये रोल के लिए आप उपयुक्त थे, नहीं आपको दिया गया क्योंकि उस सामने वाला था वो कहीं और से आ रहा था, ये चीजें? अच्छा, और दूसरा, पहला तो आपने फेस किया नहीं किया, और दूसरा, क्या ये वाकई में प्रैक्टिस आम है या नहीं है? सही सही जवाब चाहिए हमें। सर मैं ईमानदारी से कहूं, जब मैंने मनोज वाजपेयी का 2 साल इंटरव्यू पढ़ा और उसके बाद उनका भीखू मात्रे देखा सत्या में, मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा मकसद क्या है ये मुझे क्लियर है ना सर। मेरा मकसद है काम करना। ऑटो वाले मुंबई में ऑटो चलाते हैं, आपको सही जगह पहुंचा देते हैं, आप उनको जाके ऑस्कर अवार्ड थोड़ी देते हो, जबकि वो दुनिया का कितना बड़ा काम कर रहे हैं, आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचा रहे हैं। तो आप उनको 21 रुपया, 22 रुपया, 50 रुपया, 60 रुपया देते हो, हम जस्ट वो काम कर रहे हैं। अगर आप ये सोचिएगा तो ये इंडस्ट्री से बढ़िया इंडस्ट्री कोई नहीं है, जहां आपको इतनी मतलब प्रतिष्ठा दी जा रही है। आप दरभंगा से आए, बिहार से आए, मुंबई में आके महाराष्ट्र में काम किया। कहा जाता है हिंदी माँ है तो मराठी मौसी होती है। ये दिक्कतें आपको भी देखने के लिए मिली? आप सही बताइए, मुंबई का माहौल कैसा है लगा? क्योंकि ये बहस काफी आम होती है कि आउटसाइडर्स के लिए मुंबई नहीं है, आपने भी सुना होगा कई बार, लेकिन आपका अनुभव क्या रहा इस शहर को लेकर? इस शहर की जो तबीयत है, मिजाज है यहाँ के लोगों का, क्या आपको वो डिफरेंस दिखाई दिया परप्रांतीय होने का? और वो डिफरेंस वो क्या, या आपका अनुभव कुछ अलग रहा? नहीं, मेरा अनुभव बिल्कुल ही मजेदार रहा। मैं कोहलियों के बीच में रहता हूँ, वहाँ क्रिश्चियन भी हैं, वहाँ मुस्लिम भी हैं, वहाँ कोहली भी हैं, सब मेरे दोस्त हैं। एक बार की घटना बताता हूँ कि पंचायत 3 आई, बहुत फेमस हुआ, तो 3-4 मराठी दोस्तों ने मुझे घेरा कि हे तुझा लायला मीटिंग करेला हुआ, ऐसा सब बोल रहे थे। फिर उन्होंने बोला अरे चलिए सर आपको पार्टी करवाते हैं। मैंने बोला नहीं सर। तो उसमें से एक बोला हे तू जानता नहीं को ई ब्रह्मचारी आए, राम 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 ब्रह्मचारी आए। मैं समझ गया, देखो मेरा इंटरव्यू देख देख के ये भी जान गया कि मैं अभी तक वर्जिन हूं। हम जिस टॉपिक को लेकर बात कर रहे हैं ये एक भारत श्रेष्ठ भारत है। बॉलीवुड के जरिए हम ऐसा क्या करें कि हम अपने इस भारत को श्रेष्ठ बनाएं? हम कई बार कहते हैं कि भारत जो है वो विश्व गुरु है और कई तरह के नारे लगते हैं, लेकिन वाकई में, क्योंकि मैं बार बार आप जिन लोगों को संबोधित कर रहे हैं, जो टीवी के माध्यम से भी आपको देखेंगे, आप हम सबके बीच में से आए हैं, हमारे बीच के ही आप आदमी आए हैं और इतना आगे बढ़े हैं। मैं जानना चाहता हूं इस यात्रा को हम कैसे इस देश के संदर्भ में देखें कि इस देश को हमें आगे लेके जाना है, श्रेष्ठ बनाना है। तो श्रेष्ठ की परिभाषा बहुत कठिन है जहां तक मुझे समझ में आती है। आप इसको कैसे परिभाषित करेंगे और इनसे क्या चाहते हैं, इनका क्या योगदान होना चाहिए सब में? देखिए 1959 में बना नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, वर्ल्ड के सभी स्कूलों से प्रभावित होकर उसका सिलेबस तैयार हुआ, उसका एक एंट्रेंस एग्जाम रखा गया। वर्ल्ड का सबसे पहला एक्टिंग स्कूल है जो 1 पैसा नहीं लेती। ट्रेनिंग का सबसे पहला स्कूल है जहां गुरुकुल व्यवस्था है, मतलब 24 घंटे आप वहीं रहते हैं, गुरु आपको ट्रेंड करते हैं। लीड्स यूनिवर्सिटी से रिसर्च की हुई अनुराधा कपूर हमारी निर्देशिका थी, डायरेक्टर थी। रॉबिन दास हमारे प्रोफेसर थे, प्रोफेसर कीर्ति जैन हमारी टीचर थी। तो ऐसे ऐसे वर्ल्ड, उनको विश्व में बुलाया जाता है कि सीनिक डिजाइन पढ़ाइए, एक्टिंग पढ़ाइए, इंडियन कल्चर पढ़ाइए। तो एक भारत श्रेष्ठ भारत हुआ कि नहीं? और वही स्टूडेंट आज पढ़कर उसकी फिल्म ऑस्कर ऑफिशियल एंट्री में गई है। क्या ये हम श्रेष्ठ भारत की तरफ जा रहे हैं कि नहीं? आपने इंजीनियरिंग करी,
मैं इंजीनियरिंग कर नहीं पाया सर। चलिए कोई बात नहीं, आपने इंजीनियरिंग की शुरुआत करी, जी। फिर आपका रुझान उससे पहले से ही एक्टिंग को लेकर था, तो कहीं ना कहीं दिमाग में डिलेमा होगा, चलो इंजीनियरिंग कर लेते हैं, नौकरी अगर कुछ नहीं हुआ तो नौकरी तो कर ही लेंगे, इंजीनियर तो बन ही जाएंगे। मैं जिस जगह से आता हूं, मैं कोटा राजस्थान नाम की जगह है, लड़का होता है तो IIT इंजीनियरिंग करेगा और लड़की होगी तो डॉक्टर करेगी, आम अवधारणा पहले किसी जमाने में रही है उस जगह से। तो मैं जानना चाहता हूं कि ये जो दौर होता है किसी युवा के लिए, जब वो 12th के आसपास होता है या ग्रेजुएशन के आसपास होता है, कई बार हम कर लेते हैं, चलो इंजीनियरिंग कर लेते हैं, MBA कर लेते हैं, MBBS कर लेते हैं, MS कर लेंगे, लेकिन दिशा मन में कहीं एक सबकॉन्शियस माइंड में एक ख्याल होता है, एक विचार होता है, एक उत्साह होता है कुछ और करने का। तो वो जो पशुपेश की स्थिति है कि करना तो ये है लेकिन कर तो ये रहे हैं, इससे कैसे उभरा जाए? इसका बेस्ट एग्जांपल मैं दूंगा कि सबसे पहले इंसान को अपनी आर्थिक स्थिति पर ध्यान देना चाहिए। क्या आप सरवाइव कर सकते हैं तो अपने पैशन को, नहीं तो मैं इसमें भी एक उदाहरण देता हूं। हमारे यहाँ फिजिक्स के बहुत बड़े टीचर हुए ब्रजमोहन मिश्रा, उनका एक पुत्र था, तो उनके पिताजी ने बोला कि आपको IIT करना है, लेकिन उनकी मां ने बोला नहीं आपको एम्स करना है। उस बच्चे ने क्या किया, दोनों एग्जाम दिया और दोनों क्रैक कर लिया। अब उसने क्या बोला कि मैं बैंक PO करूंगा, मतलब मां को भी खुश कर दिया, पिताजी को भी खुश कर दिया, और वो बैंक में मैनेजर है और अच्छी जिंदगी जी रहा है। मेरा मतलब आप समझिए कि अपने माँ बाप भाई बहन जो आपसे बड़े हैं, कृपया उनको सुनिए। हमारी सबसे बड़ी दिक्कत है, हम अपने पैशन के पीछे जब जाते हैं तो अपने जन्मदाता को भूलने लगते हैं। ऐसा बिल्कुल न करें, मैंने ऐसा नहीं किया, आप भी न करें। घर हमारा परिवार है, परिवार से समाज बनता है, समाज से शहर बनता है और शहर से देश बनता है।